वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइज। फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है गाइज। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी के जो भी बहन लोग हैं जिन्होंने भी यूपी ट्रिपल एससी से जो भी भर्ती आती है उसमें फॉर्म ऑनलाइन आवेदन करते हैं। उन सभी बहनों का एक कॉमन सा सवाल आ रहा है कि सर लास्ट टाइम हम पिट का एग्ज़ाम दिए थे, पीटी का एग्ज़ाम दिए थे, यूपी ट्रिपल एससी पीटी का एग्ज़ाम दिए थे, इस बार हम फॉर्म भरें या फिर रहने दें, क्योंकि पीटी की वैधता अब 3 साल कर दिया गया है कि भैया 3 साल अगर यदि आपने एक बार पेपर दे लिया है तो इसकी वैलिडिटी 3 साल रहने वाली है। तो आप इसी में भ्रमित हो रहे हैं और कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर पिट दें या फिर ना दें। हालांकि इसके संदर्भ में हमने एक वीडियो में अच्छे से समझा दिया है कि पिट देना है या फिर नहीं देना है। ये सेकंड वीडियो आप सभी के डिमांड पे आया है। हो सकता है वो वीडियो आप नहीं देखे होंगे, तो ये वीडियो देख लेना और चीज़ों को समझ लेना कि पिट देना है या फिर नहीं देना है। और इस पिट 2026 से दो बड़े विज्ञापन कौन कौन से आएंगे वो भी आपको जानकारी हम देने वाले हैं, ठीक है। और एक प्रकार से देखिए अब क्लासें चल रही है, जिन्होंने बोला है कि सर पिट का क्लास कंटिन्यू करिए तो उनको क्लासें दिया जा रहा है। अभी तो जीएस वाला पोर्शन चल रहा है, 2-3 चीज़ों को इंडियन हिस्ट्री हमने पढ़ा दिया है। हालांकि देखिए वीडियो हम डेली नहीं दे पाएंगे, बट पीडीएफ आपको तो प्रोवाइड कर ही देंगे। जितने भी सारी क्लासें होंगी उन सभी का पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा एक ही साथ में। इंडियन हिस्ट्री का हमने आपको भेज दिया है पीडीएफ, पूरा 137 पेज का है। अब सोचिए 137 पेज आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपके 5 नंबर पक्के होंगे। हाँ, यदि 137 पेज ऐसा नहीं है कि आप बहुत मतलब कि इसको पढ़ ही नहीं सकते हैं, बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं। बहुत ही मतलब कि आपका जो आप नोट्स बनाते हो उसका एक प्रकार से समझ सकते हो कि 4 पेज हमारा जैसे मेरा 4 पेज आपके नोट्स का 1 पेज के बराबर है। तो इस तरीके से वो गैप गैप दे के चीज़ों को बनाया गया है और ज़्यादा डीप नहीं है। किताब का जैसे आप समझ सकते हो ना, किताब का 1 पेज तो हमारा 4 पेज, इस तरीके से 137 है। वैसे काउंट करेंगे तो मात्र 50-60 पेज का ही होगा। तो वो पढ़ लेना, आपके भविष्य के लिए काम भी देगा। अच्छी चीज़ें वहाँ पे बताई गई है और शॉर्ट तरीका भी अपनाया गया, किस तरीके से आप उसको याद कर सकते हैं। थोड़ी बहुत ट्रिकें भी वहाँ पे शामिल की गई हैं, किस तरीके से आप ट्रिक के माध्यम से चीज़ों को याद कर सकते हैं। ये सब कुछ उसमें बताया गया है। और आपका जो एक 25 नंबर का मैथ का पोर्शन आता है, 20 नंबर डीआई आती है, ठीक है। बहुत ही आसान आता है डीआई, कोई दिक्कत नहीं है। उसका एक क्लास हमने दे दिया है, आपको सिखाया है बार ग्राफ, ठीक है। बार ग्राफ वाले में हमने सॉल्व करना सिखाया है कि बार ग्राफ के कैसे आपको पहले ग्राफ समझना होगा। यदि ग्राफ समझ में आते हैं तो आसानी से आप डीआई को सॉल्व कर लेंगे। बार ग्राफ के बाद आपका क्या आएगा, पाई चार्ट आता है। पाई चार्ट जैसे कि सर्कल में दिया रहेगा, चीज़ों को डिवाइड किया गया उसको समझना होगा। एक लाइन ग्राफ होता है, एक टेबल ग्राफ। इतने डीआई में कई टाइप के होते हैं प्रश्न, मैं क्या बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है बार ग्राफ से, ठीक है। बार ग्राफ से रहेगा, ठीक है, बार ग्राफ से रहेगा। उसके बाद आपका टेबल ग्राफ आता है, टेबल ग्राफ से भी पूछा जाता है। एक लाइन ग्राफ होता है, ठीक है, एक लाइन ग्राफ होता है, उससे भी पूछा जाता है। और आपका पाई चार्ट होता है, पाई चार्ट से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो कुल मिलाकर भैया आपके 4 तो ये डीआई के प्रश्न आते हैं, 4 डीआई के प्रश्न आते हैं, जिनमें से एक डीआई में 5 प्रश्न बनता है। टोटल 20 प्रश्न आपके डीआई होंगे और 5 प्रश्न अंकगणित अर्थमेटिक 5 प्रश्न अलग से दिया जाता है। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, रेशियो हुआ, परसेंटेज हुआ, ठीक है, SICI हुआ। ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं 5 नंबर में। तो कुल मिलाकर 25 नंबर आपके मैथ आते हैं। यदि हमने पूरा पढ़ा दिया, आपको अच्छे से बता दिया, तो आपके 25 में से 25 नंबर पक्के हो जाएंगे, वो बाहर नहीं आने वाले हैं। बहुत ही टफ कर देगा। हालांकि डीआई टफ होता नहीं है। डीआई का अगर आपको चार्ट समझ में आ गया, चार्ट अच्छे से समझ में आ गया, तो आसानी से आप बना लेंगे, बस कैलकुलेशन की ज़रूरत होती है। देखिए अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, मुद्दा क्या है अपना कि लास्ट टाइम आपने पिट दिया था, इस टाइम आप दें या फिर ना दें। तो हम आप सभी से बोलेंगे कि पिट का फॉर्म आप सभी को भरना है और आप सभी को एग्ज़ाम भी देना है, ठीक है। हाँ, वो अलग बात है जिनका 60 नंबर है, 65 नंबर है, 70 नंबर है, 55 नंबर है, 50 प्लस वाले जितने भी लोग हैं। यदि आप सोच रहे हो कि आपके स्कोर 50 प्लस हैं तो आप स्किप कर सकते हो, नहीं दे सकते हो तो मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बट 50 से नीचे वाले जितने भी कैंडिडेट हैं सभी को, क्यों ऐसा क्यों, रीज़न क्या है, तो मैं रीज़न यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज दैट जैसे कि आपकी एएनएम की बहाली आप देख रहे हैं, हर बार कम करते जा रहे हैं ये लोग। लास्ट टाइम इन्होंने इसके पहले जो अभी ज्वाइनिंग नहीं हुआ, इसके पहले इन्होंने 12 पदों पे भर्ती दिया, उसके बाद इसका आधा कर दिया, 52-72 कर दिया। अब इस बार
यही सुन अभी तो मैं जहाँ तक हमने अपने स्तर से पता किया है कि इस बार भी ज़्यादा भर्ती नहीं आएगी, 3500 के आसपास भर्ती देंगे। अब सोच लीजिए 3500 या फिर 3000 ही भर्ती आती है, 3000 ही भर्ती आती है और ऑनलाइन आवेदन कितने दिन पे दिन बढ़ते जा रही है संख्या एएनएम की। 2 बार लगातार बैक टू बैक इन्होंने भर्ती दिया तो लोग जागरूक हो गए हैं। जो ग्रेजुएशन जैसे बीए होता है, बीएससी होता है, इसको छोड़कर लोग एएनएम का डिप्लोमा कर रहे हैं कि भैया बहाली तो आ ही रही है और कंपटीशन भी कम देखने को मिलता है, क्यों ना हम एएनएम करके नौकरी ले लें। ये सोचकर लोग एएनएम का डिप्लोमा कर लिए हैं और पास करना कितना आसान है आपको अच्छे से आप उस चीज़ को अच्छे से समझते हो। गवर्नमेंट कॉलेज से कोई करता नहीं है, प्राइवेट कॉलेज में पैसे दे के चीज़ों को कर लेते हैं, तो सब कोई पास कर लेता है। वो अलग की बात है कि से ना हो, क्लास अटेंड ना करें, फिर भी वो चीज़ें रिजल्ट आ ही जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि 3000 भर्ती आती है, 3000 भर्ती आती है, चीज़ों को ध्यान से समझना। 3000 एएनएम की भर्ती आई और 70,000 ऑनलाइन आवेदन हो गए। कितने हज़ार? 70,000। आयोग कितना बोलता है? हमको मात्र 15 गुना लेना है बच्चे को। जितनी भर्ती आती है उसके 15 गुना ही हम शॉर्ट लिस्टेड करेंगे। तो अब 3000 का 15 गुना आप करेंगे तो 45,000 होता है, 45,000 होता है, 45,000 होता है। अब आयोग क्या करेगा? 25,000 लोगों को बाहर करेगा ना, बाहर करेगा। इस 70,000 ऑनलाइन आवेदन हुए हैं तो बाहर तो करेगा ना भैया। कितना बाहर करेगा? 25,000 लोग बाहर होंगे। अब वो 25,000 बाहर करने के लिए कौन सा तरीका अपनाएगा? कौन सा तरीका अपनाएगा? मेरिट बनाएगा। किसमें मेरिट बनाएगा? पिट के स्कोर में। पिट के स्कोर में क्या बना देगा? मेरिट बना देगा। चलो भैया हम मेरिट बनाते हैं और वो कट-ऑफ पता चलती है कि कट-ऑफ पहुँच गई है 30 नंबर, 20 नंबर, 25 नंबर, जो भी कट-ऑफ बन गई है उस कट-ऑफ पे शॉर्ट लिस्टेड कर लेगा। तो फिर आपका अभी आप बोल रहे हो कि हमारा 10 नंबर है, हम नहीं देंगे, तो आप तो बाहर हो गए, भर्ती नहीं भर पाओगे, भर्ती में फॉर्म नहीं भर पाओगे। जैसे लास्ट टाइम इन्होंने किया था, जैसे कि 52-72 की ही भर्ती आई थी ना, 52-72 की ही भर्ती आई थी। बहुत सारे लोगों ने माइनस में 1 नंबर, माइनस में 2 नंबर, 0 नंबर ये लेके आए थे, तो ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाए थे, बाहर हो गए थे इसी के चक्कर में। तो भैया ये गलती मत करना। और ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया? जैसे कि लोग बार बार प्रेशर क्रिएट करते हैं ये लेखपाल वाले कैंडिडेट की, कॉमन कट ऑफ, कॉमन कट ऑफ। और कहीं पे कॉमन कट ऑफ बना दिया कि चलो भैया कम से कम 50 नंबर पासिंग मार्क का आए, तो फिर आप क्या कर पाओगे? बोल देगा कि पेट में 50 नंबर कंपलसरी है या फिर 45 नंबर कंपलसरी है, जो भी उनका इच्छा। कॉमन कट ऑफ बना दिया तो वैसे भी आप बाहर हो जाओगे, क्योंकि आपके 20 नंबर हैं, 30 नंबर हैं और 2026 का पीईटी आपने दिया ही नहीं है। तो बहुत सारी रीज़न है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भैया पीईटी का ऑनलाइन आवेदन ज़रूर आप करना, ठीक है। फॉर्म ज़रूर भर देना, अभी समय है। फॉर्म भरकर तैयारी भी ढंग से करो, चाहे जहाँ से भी करो ढंग से कर लो और स्कोर लेके आओ। ये रहे हो गई बात। दूसरी बात की जैसे कि बहुत से लोग मुख्य सेविका का इंतज़ार कर रहे हैं कि मुख्य सेविका की बहाली आएगी तो उसमें हम ऑनलाइन आवेदन करेंगे, और कैंडिडेट की संख्या बढ़ भी गई है, ठीक है। अब मुख्य सेविका की भर्ती मान लीजिए 2000 आएगी, 2000 से ज़्यादा नहीं आएगी, 2500 आ जाए अलग की बात है, बट 2000 तक ही बहाली आएगी। 2000 बहाली आती है, इसमें भी ऑनलाइन आवेदन ज़्यादा पड़ गए तो इसमें भी कॉमन कट ऑफ वही रख दिया जाएगा कि भैया 30 नंबर 35 नंबर वाले शॉर्ट लिस्टेड हैं, बाकी सब बाहर हैं। तो इसलिए हम बोले हैं। और आपके पास ऑप्शन भी है, ज़्यादा स्कोर रहेगा तो जैसे कि ज़्यादा स्कोर है तो आप अधिकारी लेवल की भी भर्तियां देख सकते हैं। यदि आपके पास ग्रेजुएशन है तो बहुत सारी भर्तियां आती हैं। लोअर पीसीएस की बहाली अब यूपीएससी से ना देके यहाँ से देता है, पीईटी से देता है। तो आपके पास ऑप्शंस हैं। ज़्यादा स्कोर रहेगा तो आप एएनएम में जॉब करने के अलावा आप सोचो कि यदि हमको अधिकारी लेवल की तैयारी करना है तो पेट में स्कोर रहेगा तो और भी आप फॉर्म डालते रहना, पेपर देते रहना, 1-2 घंटे समय निकाल के पढ़ाई करते रहना। तो चीज़ें हैं, पेट में आप अच्छे से स्कोर लेके आओ, आपके पास ऑप्शंस ही ऑप्शंस रहते हैं। जैसे अभी क्या है, एएनएम के अलावा आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है ना। जैसे आपने एएनएम जैसे आपके पास अभी एएनएम के अलावा कोई रास्ता नहीं है, बट पीईटी में अच्छा स्कोर होने के बाद आपके कई सारे भर्तियों में आप एलिजिबल हो पाएंगे, ठीक है। कई सारे फॉर्म आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे, कई भर्तियों के लिए आप शॉर्ट लिस्टेड हो पाएंगे। आप सभी के लिए मैसेज छोटा सा था। यदि आप वीडियो को स्किप करना चाहते हैं यहाँ से स्किप कर सकते हैं, बाकी का जो आगे रहेगा भैया, जो लोग क्लास देखना चाहते हैं क्लास भी देख सकते हैं, जिनको स्किप करना है स्किप भी कर सकते हैं। तो गाइस जो भी अब वीडियो यहाँ से स्किप करना चाहता है स्किप करके जा सकते हैं। अब यहाँ पे क्लास की बात होगी। देखिए, आधुनिक भारत, इंडियन हिस्ट्री हम आपको बता ही चुके हैं। अब आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे, इससे भी आपके 5 प्रश्न आने वाले हैं। पीईटी में कितने प्रश्न आएंगे? इस विषय से 5 प्रश्न आएंगे। अब वो 5 प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है, बट आपको सरसरी नज़र में एक बार सब कुछ पढ़ना पड़ेगा विस्तार से।
ठीक है। और ये एक बार वीडियो आप देख लेंगे, फिर उसके बाद PDF पढ़ेंगे तो आसानी से आपको सब कुछ चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो पहले यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन एवं 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 आंग्ल युद्ध, ठीक है, आंग्ल युद्ध और भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन जो हुआ था उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन लगभग 15वीं शताब्दी की बात है, इसके अंत की बात है। यूरोप के देशों ने भारत के साथ सीधे व्यापार करने के लिए समुद्री मार्गों की खोज शुरू की, ठीक है। जो भी यूरोपी थे इन्होंने सोचा कि भारत में हम लोग चल के सीधे व्यापार करने का प्लान करते हैं। अब जाया कैसे जाए, तो समुद्री मार्ग की खोज का शुरुआत किया। भारत मसालों, रेशम, सूती वस्त्र, नील तथा अन्य बहुमूल्य वस्तुओं के कारण देश भर के व्यापारियों के लिए क्या था, आकर्षित था। ऐसे नहीं सोने की चिड़िया बोली जा रही थी। अब ऐसा नहीं है कि सोना पैदा हो रहा था भारत में, नहीं भैया, सोने की चिड़िया क्यों बोला जा रहा था, क्योंकि भारत मसालों, रेशम, सूती वस्त्र, नील तथा अन्य बहुमूल्य वस्तुओं के कारण विश्व भर के व्यापारियों को ये आकर्षित करता था। इसलिए जितने भी यूरोप के देश थे, इन्होंने सोचा कि भैया हम लोग सीधा भारत में चलकर व्यापार शुरू करते हैं, और उसके लिए उन्होंने समुद्री मार्ग की खोज की शुरुआत की। ये 15वीं शताब्दी के अंत की बात है। उसके बाद याद रखें, यहाँ पे कभी कभी डायरेक्ट भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, सबसे पहले भारत में कौन आया, तो पुर्तगाली आया और अंत में भी पुर्तगाली आया, ठीक है। मतलब अंत में भारत सबसे पहले आया और अंत में पुर्तगाली भारत से गए, पहले आए बाद में गए। ठीक है, तो वास्को डिगामा, इसका नाम आपने सुना होगा। वास्को डिगामा का आगमन 20 मई 1498 की बात थी। एक पुर्तगाली नाविक था, ठीक है, ये भारत पहुंचा, ठीक है। और कहाँ पे पहुंचा, कालीकट में, वर्तमान में ये केरल में है, ठीक है। तो कालीकट के तट पे पहुंचा। उस समय कालीकट का शासक कौन था, प्रश्न पूछा जाता है, कई भर्ती परीक्षा में पूछा गया है कि वास्को डिगामा जो था ये 20 मई 1498 को कालीकट के तट पर पहुंचा था। तो उस समय कालीकट का शासक कौन था, ये पूछा गया है प्रश्न। तो शासक कौन था, जमोरिन था, ठीक है। इसी घटना से भारत में यूरोपीय व्यापार का प्रारंभ माना जाता है, ठीक है। अब याद रखें क्या, 1498 वास्को डिगामा भारत आया, बस इतना ही, एक ही लाइन में समझना है। अब भारत में आने वाले प्रमुख यूरोपीय कंपनी सबसे पहले तो आप जान गए कि पुर्तगाली आए थे, ठीक है। पुर्तगाली आए थे, और कब आए थे, सन आपको ध्यान में रखना है 1498 में, ठीक है। पुर्तगाली 1498 में। उसके बाद क्या आते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी में भी कई चीज़ें हैं, जैसे कि अंग्रेजी लोग पहले आए, अंग्रेजी, इसको क्या पढ़ेंगे, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कब आए हैं, पुर्तगाली के बाद लगभग 1600 ईस्वी में, ठीक है, 1600 में, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद कौन आते हैं, ये तो अंग्रेजी के बाद कौन आते हैं। अब अंग्रेजी के बाद आपको ऐसे याद करना है, मैं आपको फिर से याद कराने का ट्रिक बता रहा हूँ कि आप याद कैसे रहेंगे। पहले तो पुर्तगाली आपने देख लिया, पुर्तगाली आते हैं। उसके बाद कौन आते हैं, EIC तो कॉमन है, EIC आप इसको छोड़ दो, ईस्ट इंडिया कंपनी इसको छोड़ दो, ठीक है। आपको ऐसे याद करना है, पुर्तगाली के बाद ऐसे याद करना है, ए, ठीक है, ए, उसके बाद D, फिर उसके बाद D, उसके बाद F, उसके बाद S। अब इसको मैं समझा रहा हूँ, देखिए, EIC, सब में EIC रहेगा। EIC मतलब समझ रहे हो ना, ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसे पढ़ना है। अंग्रेजी, A फॉर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। D फॉर डच ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर उसके बाद डच हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका, ये हमने बता दिया आपका डच। उसके बाद डेनिश, उसके बाद फ्रांसीस, उसके बाद ये यस रहेगा, ठीक है, स्पेनिश। तो ये अब याद रहेगा, ऐसे आप पढ़ोगे, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब याद हो जाएगा, कैसे आप याद करना है, ADDAFS, A फॉर अंग्रेजी, D फॉर डच, D फॉर डेनिश, F फॉर फ्रांसिस और S फॉर स्वीडिश, ठीक है। इस तरीके से आप
को याद करना है। पुर्तगाली के बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, उसके बाद आपका डच लोग आते हैं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सभी लोग आते हैं। अब सन को आपको ध्यान में रखना है, सन आपको ध्यान में रखना है। 1498 के बाद 1600 आते हैं डच वाले, उसके बाद 1602 में आते हैं आपका डेनिश वाले, उसके बाद 1616 में आते हैं आपका फ्रांसिस वाले, और स्वीडिश अंत में आते हैं 1731 में। तो इस तरीके से क्रम याद रहेगा। अब टेबल आपको देख लेना, ये टेबल भी बनाया गया है, टेबल भी समझ लेना। देखिए, कंपनी स्थापना वर्ष और भारत में प्रथम केंद्र, जैसे हमने आपको बताया पुर्तगाली सबसे पहले आते हैं, कब? 1498 में। और कहाँ पे? कालीकट पे। उसके बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो हम आपको बता रहे थे ना, ए फॉर अंग्रेजी और EIC ईस्ट इंडिया कंपनी, इस तरीके से आपको याद करना है। ठीक है, ये कब आए थे? 1600। कहाँ पे? सूरत में। ठीक है, प्रथम केंद्र कौन था? सूरत में। उसके बाद डच लोग आते हैं, डच लोग आते हैं। ठीक है, ये 1602 में आते हैं। कहाँ पे? मसूलीपट्टनम में। उसके बाद डेनिश लोग आते हैं, उसके बाद फ्रांसिस लोग आते हैं, उसके बाद स्वीडिश लोग आते हैं। ये सारा हमने बता दिया टेबल के माध्यम से। अब आपको जिस तरीके से भी याद करना होगा आसानी से आप याद कर लेते हैं। अब देखिए, पुर्तगाली जो आते हैं, पुर्तगाली की प्रमुख उपलब्धियां क्या थी? भारत में तो आ गए थे, बट क्या क्या इन्होंने उपलब्धियां हासिल किया भारत में आने के बाद? तो इन्होंने सबसे पहली फैक्ट्री जो बनाया था 1503 में कोचीन में। ठीक है, पहली फैक्ट्री इन्होंने स्थापित किया था। उसके बाद 1498 में तो आए थे। ठीक है, लगभग 1498, लगभग 5 वर्ष के बाद पहली फैक्ट्री का इन्होंने स्थापना कर दिया, वो भी कोचीन में। ठीक है, ये पहली उपलब्धियाँ हो गया। दूसरी फैक्ट्री फिर इन्होंने डाला, दूसरी फैक्ट्री 1505 में कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री स्थापित कर दिया। ठीक है, जस्ट 2 साल के बाद। तो ये उपलब्धियाँ 2 हो गया कि भैया पहली फैक्ट्री इनकी डल गई, दूसरी फैक्ट्री डल गई व्यापार करने के लिए। अब देखिए, पुर्तगालियों के प्रमुख गवर्नर के बारे में कभी कोई पूछा जाता है तो आपने सुना होगा, डी अल्मीडा के नाम से जाने जाता है। ठीक है, डी अल्मीडा भारत का ये पहला पुर्तगाली गवर्नर था। इसने क्या किया था भैया? इसने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है? तो ये किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो समुद्री शक्ति को मजबूत बनाने के लिए ये बनाया गया था। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अल्फांसो डी ये पढ़ेंगे हम अल्फांसो डी अल्बुकर के बारे में। ये भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, भर्ती परीक्षा में पूछेगा डायरेक्ट में, तो ये ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद गोवा पर अधिकार कर पुर्तगालियों की शक्ति को ये मजबूत किया था। ठीक है, अल्बुकर के पुर्तगाली शक्ति की वास्तविक नींव इसी ने रखा था। अब देखिए, अंग्रेजों की प्रमुख उपलब्धियां, जैसे कि 31 दिसंबर में, अब अंग्रेजों का हमने पुर्तगाली का देख लिया, पुर्तगाली की जो उपलब्धियां थी उसको हमने देख लिया। अब हम अंग्रेज़ों की उपलब्धियां देखेंगे। अंग्रेज 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया इन्होंने, और भारत में पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया। डायरेक्ट भर्ती परीक्षा में पूछेगा कि भैया अंग्रेज़ों ने सबसे पहली ईस्ट इंडिया, या तो ऐसे पूछेगा अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले कहाँ डाली गई थी, इनकी फैक्ट्री कहाँ डाली गई थी? तो सूरत में। ध्यान में रखना, ये अंग्रेज़ों ने किया था। 1651 में बंगाल में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री हुगली नदी के किनारे स्थापित की गई। परीक्षा तथ्य में बंगाल की पहली अंग्रेजी फैक्ट्री पूछता है तो डायरेक्ट आपको उत्तर बताना है कि 1691 हुगली में। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, अब हमने 2 पढ़ लिया, उपलब्धियां 2 पढ़ लिया ना भैया। किसका? पुर्तगाली का पढ़ लिया, अंग्रेजों का पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे डच, जिसको आप हॉलैंड भी बोलते हैं। इसका स्थापना 1602 में हुआ था। भारत में पहला व्यापारिक केंद्र इसका मसूलीपट्टनम था। उसके बाद फ्रांसिस, ये 1664 में स्थापना हुआ। इसका पहला व्यापारिक केंद्र पूछा जाएगा तो सूरत बताना है। उसके बाद डेनिश का स्थापना 1616 में हुआ। ठीक है, और प्रमुख केंद्र बोला जाएगा तो आपको बताना है कि तरांकेबार तमिलनाडु में। उसके बाद स्वीडिश आते हैं, गोथेनबर्ग में मुख्यालय इनका हुआ है। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण परीक्षा तंत्र जो लिखा गया है ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि श्रीलंका की खोज, तो पुर्तगालियों ने 1505 ईस्वी में श्रीलंका पहुँचे थे, तो पुर्तगालियों ने ही किया था। ठीक है, ये पूछा भी गया है MTS 2021 में। यहाँ पे एक लाइन हम
आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि जैसे कि ये भर्ती परीक्षा में पूछ चुका है कई परीक्षा में, प्रीवी पर्स क्या होता है। तो देखिए देसी जो रियासतों हैं, जो देसी रियासत है, भारत में विलय के बाद उनके शासक को जो वार्षिक पेंशन दी जाती थी, उसी को क्या बोलते हैं, प्रीवी पर्स कहा जाता है। ठीक है, ये आपको पूछा जाता है डायरेक्ट कभी कभी भर्ती परीक्षा में। हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ से आपको ध्यान में रखना है आंग्ल मैसूर युद्ध, जो 1767 से 1799 ईस्वी में चला था। अब देखिए मैसूर राज्य और अंग्रेजों के बीच कुल 4 युद्ध हुए थे। ध्यान में रखना है, मैसूर राज्य और अंग्रेजों के बीच कुल 4 युद्ध हुए थे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1767 से लेकर 1769 लगभग 2 साल ये चला था। और शासक उस समय कौन था, हैदर अली था। और गवर्नर जनरल कौन था भैया, गवर्नर जनरल लॉर्ड वेरेलस्ट था। संधि मद्रास की संधि इन्होंने किया था 1769 में। अब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1780 से लेकर 1784 लगभग 4 साल ये चला था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, उस समय भी शासक हैदर अली था। पहले भी प्रथम वाले में भी और द्वितीय वाले में भी अभी शासक सेम ही चल रहे हैं, बट गवर्नर जनरल जो है बदल गया है। वारेन आपका हेस्टिंग्स आ गए। उसके बाद इन्होंने कौन सी संधि बनाई थी, मैंगलोर की संधि 1784 में। डायरेक्ट पूछता है कभी कोई, बताओ मैंगलोर की संधि कब, तो 1784 में, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद तृतीय, ये भी 2 साल चला था, ये भी 2 साल ही चला था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, उस समय शासक टीपू सुल्तान था। ठीक है, तो आपको ये इम्पोर्टेंट याद रखना है कि इस समय जब टीपू सुल्तान थे तो उस समय किस संधि की स्थापना हुई थी, तो श्री रंगपट्टनम की संधि हुई थी। रंगपट्टनम की संधि हुई थी। अब देखिए चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध ये 1799 में, और उस समय भी टीपू सुल्तान ही शासक था। ठीक है, तो ये हो गया, हमने पढ़ लिया आंग्ल मैसूर युद्ध। अब हम पढ़ेंगे आंग्ल मराठा युद्ध। मराठा युद्ध, अंग्रेजों और मराठों के बीच 3 युद्ध हुए थे। ऊपर आपने देखा भैया 4 मैसूर के साथ 4 युद्ध हुआ। अब यहाँ पे आंग्ल और मराठा के साथ 3 युद्ध हुआ था। 1775 से लेके जो 1782 तक चला था। ठीक है, पहला प्रथम 1775 से 1782 चला था। पेशवा उसमें माधवराव नारायण थे। ठीक है, तो हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप कर देना। जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट है हम वहाँ पे आपको बताते चल रहे हैं, बट आपकी भर्ती परीक्षा में कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपको एक बार सही नज़र से ये चीज़ें देखना है। तृतीय जो चला था 1817 से लेकर 1819 में, उसमें पेशवा कौन था, बाजीराव द्वितीय था। और परिणाम इसमें क्या मिला था भैया, मराठा शक्ति का अंत हुआ था। इस युद्ध के दौरान जो परिणाम हुआ था, मराठा शक्ति का अंत हुआ था, अंग्रेजों को भारत पर प्रभुत्व स्थापित हुआ था। अब देखिए आंग्ल सिख युद्ध, अंग्रेजों और सिखों के बीच 2 युद्ध हुए थे। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपका इम्पोर्टेंट है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था, 1845 से लेकर 1846 के ईस्वी में। और उसमें गवर्नर जनरल कौन था, ये आपको याद करके रखना है, लॉर्ड हार्डिंग थे। ठीक है, और संधि कौन हुआ था, लाहौर की संधि हुई थी। सन भी याद करके रखना है 1846 में। अब द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप यहाँ से आप इसको स्किप कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए परीक्षा के लिए सुपर फास्ट रिवीजन, जैसे आपका परीक्षा 1 हफ्ते बाकी है, तो आपको सुपर फास्ट तरीके से रिवाइज करना है। तो यहाँ से आप सुपर फास्ट रिवाइज कर सकते हो। जैसे कि 1498 में वास्को डी गामा जो है कालीकट पहुंचा था। 1503 को चीन में पहली पुर्तगाली फैक्ट्री। 1505 में कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री। 1600 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी। 1616 में डेनिश कंपनी। उसके बाद फ्रांसिस, उसके बाद स्वीडिश, उसके बाद बंगाल में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री हुगली नदी पे। अल्मीडा ब्लू वाटर पॉलिसीज लेके आया था। ठीक है, अल्बुकर्क पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। ये आपका फास्ट रिवीजन है, परीक्षा के समय आपको डायरेक्ट यहाँ से पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद युद्ध पूछा जाता है, जैसे कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, तो आपको ध्यान रखना है कि 1667 से 1669 ईस्वी में। ठीक है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846 में, ये आपको सरसरी नज़र में देखना है। ये वाला इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो हम 3 ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए आधुनिक भारत के इतिहास में अगला टॉपिक जो आप पढ़ेंगे
एमसीक्यू है, ये एमसीक्यू आपको पढ़ लेना अच्छे से। जैसे कि यहाँ की भारत में समुद्री मार्ग से आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? पुर्तगाली था। देखिए कितना आसान प्रश्न है। अब ऊपर आप पढ़ के आए तो आसानी से ये सॉल्व आउट कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ब्रिटिश कालीन सामाजिक सुधार अधिनियम एवं प्रमुख जनजाति विद्रोह। जनजाति विद्रोह जो हुए थे उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ब्रिटिश कालीन सामाजिक सुधार अधिनियम एवं प्रमुख जनजाति विद्रोह, ठीक है। देखिए ब्रिटिश कालीन सामाजिक सुधार अधिनियम ब्रिटिश शासन के दौरान थोड़ा थियरी आपको समझना होगा। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय समाज में कई सामाजिक कुरीतियाँ प्रचलित थी। कुरीतियाँ मतलब कि सही रीति नहीं अपनाई जा रही थी। जैसे कि सती प्रथा मतलब आप समझ रहे हो ना, बाल विवाह, कन्या हत्या, विधवाओं की दयनीय स्थिति, दास प्रथा आदि समाज सुधारकों के प्रयासों और ब्रिटिश सरकार के हस्तक्षेप से इन कुरीतियों को समाप्त करने के लिए कई महत्वपूर्ण कानून बनाए गए। अच्छा काम इन्होंने किया था। ब्रिटिश कालीन सामाजिक सुधार अधिनियम जो आया था, जो कुरीतियाँ चल रही थी, प्रचलित थी, ठीक है, तो इनको भारतीय समाज में कई सामाजिक कुरीतियाँ प्रचलित थी, सती प्रथा, बाल विवाह, इन सभी का इन्होंने अंत करने के लिए कई सख्त कानून बनाए। जैसे कि नवजात कन्या हत्या कानून इन्होंने बनाया 1795 में, ठीक है। तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था? इम्पॉर्टेंट है, लॉर्ड वेलेजली था। उद्देश्य इसका क्या था? नवजात कन्याओं की हत्या पर रोक लगाना। याद रखें 1795 कन्या हत्या पर पहला कानून बना था। अब उसके बाद दूसरा आता है शिशु हत्या प्रतिबंध अधिनियम 1802, और ये 1802 में आया। उस समय भी गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड वेलेजली था। उद्देश्य इसका क्या था? नवजात शिशुओं की हत्या को अपराध घोषित करना, ठीक है। अब देखिए सती प्रथा प्रतिबंध अधिनियम 1829 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भर्ती परीक्षा के लिए। बहुत बार हर एक भर्ती परीक्षा में भर भर के प्रश्न पूछे गए हैं। रेलवे का तो फेवरेट प्रश्न था, अब तो नहीं है, अब तो रेलवे से हट चुका है। जीके करंट अफेयर टोटली पूछा जाता है, लेकिन जब जीके वाला पोर्शन था तो ये फेवरेट था। सती प्रथा प्रतिबंध से प्रश्न आना कंपलसरी था। तो ये 1829 में आया और पूछा जाता है। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेटिंग थे। समाज सुधारक, इसका उद्देश्य क्या था? सती प्रथा को पूर्णतः समाप्त करना, ठीक है। यह ब्रिटिश शासन का सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार कानून माना जाता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अब देखिए परीक्षा तत्व मतलब पूछा जाता है। देखिए एमटीएस में भी 2022 में पूछा गया है। भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध 1829 में लगाया गया था। दास प्रथा प्रतिबंध, अब देखिए दास प्रथा चल रही थी जो, उस पर भी इन्होंने रोक लगाया। और ये अधिनियम कब आया? 1843 में आया। उस समय जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड एलनबरो थे। एलनबरो ने क्या किया? ये इन्होंने दास प्रथा को समाप्त किया। अब देखिए हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी में, तो लॉर्ड कैनिंग जो आए थे गवर्नर जनरल, इन्होंने बोला कि भैया हिंदू विधवाओं को पुनर्विवाह का कानूनी अधिकार देना। यदि हिंदू विधवा हैं, पुनः विवाह करना चाहती है तो कोई दिक्कत नहीं, वो कर सकती हैं। परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंस है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह का सबसे आर्थिक समर्थन किया। आर्थिक समर्थन कौन किया था? भैया ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। और शक्तिमान आपने देखा होगा ना, वहाँ शक्तिमान में गंगाधर जैसे अपना नाम बताते थे तो किस तरीके से गंगाधर अपना नाम बताता था? विद्याधर, मायाधर, पंडित ओमकार नाथ शास्त्री, कैसे करके पूरा नाम एक ही साथ में बताते थे। उस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि भैया जो ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे, इन्होंने विधवा पुनर्विवाह का सबसे आर्थिक समर्थन किया था। अब देखिए नेक्स्ट, नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हो। अब यहाँ से कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट था हम आपको बता दिए थे, ठीक है। अब देखिए एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में आया था, और इसका उद्देश्य क्या था? लड़कियों के विवाह सहमति की न्यूनतम आयु 12 वर्ष निर्धारित करना। तब भी भैया कम ही उम्र था, 12 वर्ष में शादी कर दिया जा रहा था। उसके बाद शारदा अधिनियम, ये भी इम्पोर्टेंट है। 1929 में शारदा अधिनियम आया। शारदा अधिनियम का उद्देश्य क्या था? शारदा अधिनियम का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था बाल विवाह पर रोक लगाना, ठीक है। क्या करना? बाल विवाह पर रोक लगाना।
इस अधिनियम के अनुसार लड़कियों की न्यूनतम विवाह आयु 14 वर्ष और लड़कों की न्यूनतम विवाह आयु 18 वर्ष रखी गई थी। शारदा, ठीक है। अब परीक्षा के लिए सुपर ट्रिक, जैसे परीक्षा परीक्षा आपका पास में है तो किस तरीके से आप याद करेंगे? सन इम्पॉर्टेंट है बहुत, यही से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रमुख जनजाति विद्रोह, ठीक है। प्रमुख जनजाति विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि चुआर विद्रोह, ये आपका 1768 में हुआ। उस समय के नेता जो चुआर विद्रोह हुआ था 1768 में, तो नेता कौन था ये पूछा जाता है, तो राजा जगन्नाथ थे, ठीक है। हालांकि इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ से, अब ये भील विद्रोह इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है। जो इम्पोर्टेंट है उसी चीज़ों को हम बता रहे हैं, बाकी आपको पढ़ना सब कुछ है। देखिए भील विद्रोह उस समय के नेता कौन थे, तो सेवाराम थे। और क्षेत्र इनका क्या था? खानदेश, महाराष्ट्र में जो है, ठीक है। इन्होंने क्या किया? भीलों ने अंग्रेजी शासन और बढ़ते करों का विरोध किया। अब देखिए खासी विद्रोह आप इसको छोड़ सकते हैं यहाँ से। ये कोल विद्रोह इम्पोर्टेंट है, ये वाला। तो उस समय के नेता को आपको ध्यान रखना है, क्षेत्र याद करना रखना है, और वह सन आपको याद ही रखना है। बाकी ये सभी, अब देखिए यहाँ से संताल विद्रोह, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये 1855 से 1856 में चला संताल विद्रोह। ये अंग्रेजों और महाजनों और जमींदारों के शोषण के विरुद्ध हुआ था, ये संताल विद्रोह पूछेगा डायरेक्ट। उसके बाद आपका मुंडा विद्रोह, ये भी इम्पोर्टेंट है, मुंडा विद्रोह भी इम्पोर्टेंट है। 1899 से 1900 तक चला था, और क्षेत्र इसका क्या है? छोटा नागपुर है, ठीक है। इस विद्रोह को क्या बोलते हैं? गुलान विद्रोह या फिर महाविद्रोह कहा जाता है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे? बिरसा मुंडा। देखिए बिरसा मुंडा को धरती के पिता भी कहा जाता है। उन्होंने आदिवासियों को अंग्रेजी और जमींदारों के शोषण के विरुद्ध संगठित किया था, इसलिए इनको धरती आबा या फिर धरती के पिता कहा जाता है बिरसा मुंडा को, ठीक है। अब भील आंदोलन का हुआ, तो उस समय नेता कौन थे ये आप पढ़ लेना। अब परीक्षा के लिए सुपर फास्ट रिविजन, तो आपको ये सुपर फास्ट रिवीजन करना हो तो यहाँ से आप पढ़ लेना। नेक्स्ट आता है आपका प्रमुख जनजाति विद्रोह एवं किसान आंदोलन। अब देखिए महत्वपूर्ण जनजाति विद्रोह, अब जितने महत्वपूर्ण जनजाति विद्रोह हुए थे उनको भी एक बार आपको ससरी नज़र से पढ़ना पड़ेगा। देखिए ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासियों की भूमि, जंगल और परंपरागत अधिकारों में हस्तक्षेप बढ़ने लगा। जमींदारों, साहूकारों और अंग्रेजी अधिकारियों के शोषण के कारण अलग अलग क्षेत्रों में क्या हुआ? जनजाति विद्रोह हुआ। अब इसमें से इम्पोर्टेंट कौन कौन से जनजाति विद्रोह, कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है, ये देखिए ये इम्पोर्टेंट है। सिंहफोस विद्रोह कहाँ पे हुआ पूछेगा? सिंहफोस विद्रोह कहाँ पे हुआ? तो आपको बताना है असम में। यह विद्रोह असम क्षेत्र की जनजाति गतिविधियों से संबंधित था, ठीक है। अब ये एनटीपीसी में पूछा गया है डायरेक्ट प्रश्न, ये रेलवे का, मैं बोल रहा हूँ ना रेलवे का ये सब प्रश्न फेवरेट हुआ करता था। तो एनटीपीसी 2025 में ये पूछा गया था कि सिंहफोस विद्रोह कहाँ पे हुआ? तो असम में। अब रंपा विद्रोह के लिए ट्रिक। रंपा विद्रोह अल्लूरी सीताराम राजू, कैसे आप इसको याद करोगे? अल्लूरी अल्लूरी से आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है। अल्लूरी आंध्र प्रदेश, रंपा सीताराम राजू नेता पूछा जाता है कि भैया रंपा विद्रोह के नेता कौन थे? तो सीताराम राजू थे। अल्लूरी सीताराम राजू इनका पूरा नाम ही है। तो अल्लूरी कहाँ? अल्लूरी मतलब आंध्र प्रदेश। रंपा विद्रोह अल्लूरी सीताराम राजू, ठीक है। अल्लूरी सीताराम राजू प्रमुख नेता थे। इन्होंने आदिवासियों को अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संगठित किया। जो भी आदिवासी थे इन्होंने क्या काम किया? आदिवासी को अंग्रेजी शासन के विरुद्ध क्या किया भैया? संगठित किया, मतलब संगठन बनाया कि भैया लड़ना है, ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ। अब देखिए मुंडा विद्रोह पूछा जाता है, तो मुंडा विद्रोह उलगुलान, ठीक है। मुंडा जनजाति का सबसे प्रसिद्ध विद्रोह माना जाता है ये, जो 1899 से 1900 में हुआ था। अब नेता कौन थे? बिरसा मुंडा, नाम से ही पता चल रहा है। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा। और छोटा नागपुर ये आप ऊपर पढ़ पाए हैं, दूसरा नाम क्या है? उलन गुलान विद्रोह भी इसको बोलते हैं। बिरसा मुंडा को धरती आबा कहा जाता है, ऊपर हम आपको पढ़ाया है। बिरसा उलन गुलान, ठीक, उल गुलान ऐसे पढ़ सकते हो। बिरसा इक्वल टू उल गुलान, ये भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। अब ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये आप इसको छोड़ सकते हो।
अब यहाँ से ये भी इम्पोर्टेंट नहीं, इसको भी आप ये कूका विद्रोह ये इम्पोर्टेंट है। कूका विद्रोह नेता कौन थे? सतगुरु राम सिंह थे। क्षेत्र क्या लगाता है? पंजाब। कूका आंदोलन को नामधारी आंदोलन से भी जोड़ा जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका नील विद्रोह, ये इम्पोर्टेंट है। अब देखिए ब्रिटिश जो थे, ब्रिटिश नील बागान मालिक किसानों को अपनी ज़मीन पर जबरन नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे और उससे क्या होता था? भारी नुकसान होता था। इसी शोषण के विरुद्ध बंगाल में नील विद्रोह हुआ 1859 से लेकर 60। अब जैसे कि इससे किसानों को भारी नुकसान क्यों होता था? ज़मीन बंजर हो जाती थी, ठीक है। इसलिए इसका विद्रोह हुआ, जमकर हुआ और 1859 से लेकर 60 ईस्वी में नील विद्रोह हुआ बंगाल में। तो इसी के शोषण के विरुद्ध जो विद्रोह हुआ उसको नील विद्रोह कहते हैं, ठीक है। अब देखिए नेता कौन थे? दिगंबर विश्वास थे और दो नेता थे, विष्णुचरण विश्वास और दिगंबर विश्वास। तो क्षेत्र बंगाल में, ठीक है। ये भी एमटीएस में पूछा गया प्रश्न है इस टॉपिक से। अब देखिए प्रमुख किसान आंदोलन आप पढ़ेंगे जब अब किसान आंदोलन को अब मोपला विद्रोह प्रथम चरण में पढ़ेंगे हम। मोपला विद्रोह प्रथम चरण। अब देखिए इसमें मोपला विद्रोह में क्या था कि इसका क्षेत्र पूछा जाता है, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, आप क्वेश्चन याद करना है और प्रमुख नेता, ठीक है। तो प्रमुख नेता की बात करें तो के.एन. हाजी थे, ये इंपॉर्टेंट है, पूछेगा मोपला विद्रोह के नेता कौन थे? तो के.एन. हाजी थे, ऐसे आपको याद करके रखना है। अब देखिए नील विद्रोह तो आपने देख लिया। अब छोड़िए यहाँ पे ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए चंपारण कृषि अधिनियम जो आता है यहाँ से इम्पोर्टेंट है ये। अब देखिए चंपारण आंदोलन के बाद किसानों की समस्या को दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1918 में चंपारण कृषि अधिनियम को पारित किया। अब पूछेगा चंपारण आंदोलन 1917 में, ठीक है। चंपारण आंदोलन 1917 में, चंपारण कृषि अधिनियम 1918 में। इस तरीके से आपको ये याद करना पड़ेगा। देखिए खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, खेड़ा गुजरात में है, ठीक है। अब देखिए इसके नेता कौन थे? महात्मा गांधी एवं वल्लभ भाई पटेल थे। फसल खराब होने की, खेड़ा में क्या है? खेड़ा में क्या था कि फसल खराब होने के बावजूद किसानों से लगान जो वसूला जाता था उसके विरोध में ये आंदोलन किया गया था। पूछेगा डायरेक्ट कि भैया खेड़ा सत्याग्रह से क्या तात्पर्य है? तो फसल खराब होने के बावजूद भी जो किसानों से लगान वसूला जाता था इसी के विरोध में जो आंदोलन हुआ था उसी को हम खेड़ा सत्याग्रह कहते हैं और इसके नेता महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल थे। क्लियर? अब खेड़ा यहाँ से ठीक से भी याद कर सकते हो आप ऐसे आसानी से। खेड़ा कहाँ पे? गुजरात में। किसके लिए? लगान, ज़बरदस्ती लगान, फसल बर्बाद होने के बाद भी लगान। नेता गांधी और पटेल, ऐसे भी याद कर सकते हो। अब देखिए अवध किसान आंदोलन, ये प्रतापगढ़ के रायबरेली, सुल्तानपुर, फैजाबाद इतने क्षेत्रों में हुआ था। प्रतापगढ़ में, रायबरेली में, सुल्तानपुर में, फैजाबाद में। उत्तर प्रदेश की ही बात है यहाँ पे। अब देखिए इसमें किसानों ने अत्यधिक लगान, बेगार और जमींदारों के शोषण का विरोध किया था। किस लिए विरोध किया था? अत्यधिक लगान, ज़्यादा लगान, बेगार और जमींदारों के शोषण का विरोध किया था। अब देखिए एक आंदोलन, हालांकि इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। मोपला विद्रोह दूसरा चरण, ये आपको दूसरा चरण आपको ध्यान रखना है। ये मोपला में हुआ था जो मालाबार 1921 में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बरदौली सत्याग्रह, ये भी इम्पोर्टेंट है, 1928 में पूछा गया है प्रश्न, पूछा जाएगा भी। यह किसान आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण आंदोलनों में से एक आंदोलन है, ठीक है, बरदौली सत्याग्रह। अच्छा किस लिए हुआ था? आगे आप पढ़ेंगे किस लिए हुआ था। इसके नेता कौन थे? बरदौली सत्याग्रह के नेता कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। क्यों हुआ था? अंग्रेजी सरकार द्वारा भू राजस्व एवं अन्यायपूर्ण वृद्धि के कारण हुआ था। किसानों ने बढ़े हुए लगान का विरोध करते हुए सरकार को लगान देने से इनकार कर दिया। आंदोलन की सफलता के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। अब इसी आंदोलन के दौरान, बरदौली सत्याग्रह के दौरान ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से आपको ध्यान में क्या रखना है? एक लाइन में, बरदौली कब? 1928 में। नेता कौन थे? पटेल। किस लिए? लगान, अत्यधिक लगान के कारण। और सरदार की उपाधि दी गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसी सत्याग्रह के अंतर्गत, बरदौली सत्याग्रह के अंतर्गत। अब पंजाब में किसान आंदोलन, पंजाब में इम्पोर्टेंट नहीं है, स्किप कर देना।
अब इस आपका इम्पोर्टेंट जो होगा वहीं पे हम अच्छे से आपको समझाएंगे। अब देखिए तेलंगाना आंदोलन, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। नागर विद्रोह, ये आपका इम्पोर्टेंट है, नागर विद्रोह इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कब हुआ था भैया? तो 1830 से 31 में। कहाँ पे, किस क्षेत्र क्या लगाता है? तो मैसूर कर्नाटक में ज़्यादा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो परीक्षा के लिए एक लाइन में याद करना है कि नागर विद्रोह 1830 से 31 में, कहाँ पे? मैसूर में। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब पूरे अध्याय का सुपर रिवीजन ट्रिक भैया, यहाँ से सुपर रिवीजन ट्रिक है। एग्जाम जब आपका पास में रहेगा तो ये पूरा सुपर रिवीजन के ट्रिक के माध्यम से पढ़ना। देखिए यहाँ पे भी शॉर्टकट में सब कुछ बता दिया गया है, जैसे कि सिंह फोर्स विद्रोह कहाँ पे हुआ? असम में। अल्लू सीताराम राजू रंपा विद्रोह से संबंधित हैं, रंपा विद्रोह के नेता हैं। मुंडा विद्रोह, इसका उलग गुलाम, बिरसा मुंडा, धरती आबा। उसके बाद ये सभी चीज़ें हैं। चलिए अब यहाँ से एमसीक्यू है, एमसीक्यू आप पढ़ना चाहते हो पढ़ लेना। ठीक है, बाकी हम आपको यहाँ पे और हाँ, आप देखिए प्रमुख समाचार पत्र और अधिनियम, प्रमुख समाचार पत्र और अधिनियम, और जो नेता थे जिन्होंने नारे दिए थे, महत्वपूर्ण नारे, उनके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से भर्ती परीक्षा में प्रश्न बहुत आता है। तो देखिए ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय समाचार पत्रों ने अंग्रेजी शासन की नीतियों की आलोचना और राष्ट्रीय चेतना फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी कारण ब्रिटिश सरकार ने समय समय पर प्रेस की स्वतंत्रता को नियंत्रित करने के लिए कई कानून बनाए। इन्हें क्रम से समझना बहुत आसान है। देखिए पहले प्रेस पर नियंत्रण अधिनियम लाया 1799 में। वर्ष क्या था? 1799 में। अब गवर्नर जनरल कौन था? ये इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड वेल्जली के समय प्रेस पर कड़े नियंत्रण लगाए गए। उद्देश्य क्या था? समाचार पत्रों को सरकार की आलोचना करने से रोकना, जिसको तानाशाही बोलते हैं। जो भी समाचार पत्र, भारत की समाचार पत्र एजेंसियाँ थी, वो सरकार के विरुद्ध कोई खबर ना छापे। ठीक है, उस पर नियंत्रण लगाया जा सके, इसलिए इसलिए ये अधिनियम आया था। ठीक है, इसलिए ये अधिनियम पारित हुआ था, प्रेस पर नियंत्रण अधिनियम 1799 में। प्रकाशन से पहले समाचार सामग्री की जांच होती थी। सेंसरशिप की व्यवस्था की गई थी कि भैया प्रकाशित होने से पहले एक बार जांच होगा, कहीं पर सरकार की आलोचना तो नहीं की गई है। अगर आलोचना किया जाता था तो वो खबर नहीं छपती थी। और नेता कौन था? नेता भैया याद करके रखना है। ठीक है, उसके बाद कौन सा नियम आता है? अनुज्ञप्ति। अनुज्ञप्ति नियम आता है 1823 में। ये क्या था? ये था कि भैया प्रेस चलाने के लिए लाइसेंस लेना आवश्यक किया गया। हर कोई ऐसे नहीं चला पाएगा, लाइसेंस की ज़रूरत है। बिना अनुमति समाचार पत्र प्रकाशित करने पर कार्रवाई की जा सकती थी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अनुज्ञप्ति नियम बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए भारतीय प्रेस अधिनियम 1835 में आया। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट हो गया। देखिए मेटकॉफ का प्रेस अधिनियम भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ का प्रेस अधिनियम भी कहा जाता है। अब उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? चार्ल्स मेटकॉफ थे। प्रेस पर लगे कई कठोर प्रतिबंध को हटा दिया गया। ठीक है, इसीलिए इसको भारतीय प्रेस अधिनियम बोला गया 1835 में। उस समय जो भी प्रतिबंध लगाए गए थे उनको कई प्रतिबंध को हटा लिया गया था, इसलिए चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये तो हम आपको बता ही चुके हैं। अनुज्ञप्ति अधिनियम 1857 में जो आया था, 1857 में, इसमें देखिए 1857 के विद्रोह के समय प्रेस पर फिर से नियंत्रण बढ़ाया गया। समाचार पत्रों की गतिविधियों को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया 1857 में, इसलिए इसको पूरा नाम अनुज्ञप्ति अधिनियम 1857 बोलते हैं। अब देखिए पंजीकरण अधिनियम 1867 में समाचार पत्रों एवं पुस्तकों की पंजीकरण की व्यवस्था की गई। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रकाशकों और मुद्रकों से संबंधित जानकारी दर्ज करना आवश्यक किया गया। ठीक है, अब देखिए देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 में, इसे आप वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भी कह सकते हैं। अब इसमें गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड लीटन था। ये क्या काम किया? भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों को नियंत्रित करने के लिए पूरा इसमें कानून बना दिया था। सरकार की आलोचना करने वाले देसी भाषा को समाचार पर कार्रवाई की जा सकती थी। मतलब जो भी सरकार की आलोचना करेगा उन सभी समाचार पत्रों पर कार्रवाई की जा सकती थी। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? इसे मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस अधिनियम को क्या बोलते हैं? मुंह बंद करने वाला अधिनियम।
देसी भाषा समाचार अधिनियम 1878 में आया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारे अधिनियम हैं, इम्पॉर्टेंट है, जो आप यहाँ से देख लेना। अब शॉर्टकट में पूरा चार्ट भी हम बना दिए हैं, तो यहाँ से भी आपको ध्यान रखना है। तो ये वर्ष है, ये अधिनियम है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, प्रेस नियंत्रण वेंजली, ठीक है, उसके जो 1799 में आया। 1823 में अनुज्ञप्ति मतलब लाइसेंस की ज़रूरत पड़ी, इसमें। उसके बाद 35 में भारतीय प्रेस अधिनियम। तो भारतीय प्रेस अधिनियम ये क्या था, भारत के समाचार एजेंसियों के फेवर की बात बोला गया था, चार्ल्स मेटकॉफ। ठीक है, उसके बाद 1857 का फिर से अनुज्ञप्ति अधिनियम आया, जो प्रेस को नियंत्रित दोबारा से करने की कोशिश किया। उसके बाद क्या आया, पंजीकरण अधिनियम आया, तो इसमें रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत बोल दिया कि रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। उसके बाद समाचार पत्र अधिनियम आया, क्रांतिकारी लेखों पर नियंत्रण किया गया कि भैया समाचार पत्र अधिनियम के अंतर्गत क्रांतिकारी लेखक पर नियंत्रण रखा जाएगा। उसके बाद भारतीय समाचार पत्र अधिनियम आया, सुरक्षा राशि। ठीक है, फिर उसके बाद भारतीय समाचार पत्र अधिनियम, प्रेस पर फिर से नियंत्रण लगाया गया। फिर समाचार पत्र अधिनियम, स्वतंत्र भारत। ठीक है, तो इस तरीके से आप सबसे शॉर्टकट में भी याद कर सकते हो। अब देखिए, प्रेस से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य, चार्ल्स मेटकॉफ के बारे में आपको क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछता है। देखिए, चार्ल्स मेटकॉफ ने प्रेस की स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए, इसलिए उन्हें भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता था। ठीक है, देखिए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लीटन के समय लागू हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था कि भारतीय भाषाओं को समाचार पत्रों पर नियंत्रण रखना। इसी कारण इसे मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही थी। ठीक है, अब देखिए, स्वतंत्रता सेनानियों के प्रमुख नारे के बारे में पढ़ेंगे। कई व्यक्ति थे हमारे जो नारे दिए थे भैया, जैसे कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान नेताओं और क्रांतिकारियों ने मिलकर नारे दिए, जिन्होंने भारतीयों में देशभक्ति, स्वराज और स्वतंत्रता की भावना पैदा की। इन्हें व्यक्ति के साथ जोड़कर याद करना सबसे आसान है। जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, नारे क्या इन्होंने दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और कौन सा नारा दिया, दिल्ली चलो। तो बोस, यहाँ पे याद कैसे करोगे आप, बोस ने क्या बोला, खून चाहिए, आज़ादी चाहिए, उसके बाद हम दिल्ली चलेंगे। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर जी आते हैं, इन्होंने क्या बोला, जन गण मन अधिनायक जय है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया, जो हमारा जनगण मनगण है, इसकी रचना इन्होंने किया। ठीक है, और उसके बाद मोहम्मद इकबाल ने क्या बोला कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल से संबंधित है। भगत सिंह, साम्राज्यवाद का नाश हो। भगत सिंह और उनके साथियों ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध क्रांतिकारी विचारों को प्रचारित किया। ठीक है, महात्मा गांधी, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान दिया गया कि भैया करो या फिर मरो। गांधी जी के नाम से जुड़ा प्रसिद्ध वाक्य हे राम। ठीक है, हे राम। बाल गंगाधर तिलक, स्वराज की भावना को मजबूत किया। इन्होंने बोला कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, या फिर मैं इसे लेकर रहूँगा। जवाहरलाल नेहरू जो आए, इन्होंने बोला कि भैया पूर्ण स्वराज। नेहरू ने बोला कि पूर्ण स्वराज। उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती जी आए, इन्होंने बोला कि वेदों की ओर लौटो। पूछा जाएगा कि वेदों की ओर लौटो किससे संबंधित है, स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित है। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल आते हैं, बोलते हैं कि कर मत दो। बरदौली सत्याग्रह से इनको जोड़ा जाता है। ठीक है, इस नारा का विशेष रूप से बरदौली सत्याग्रह से जोड़ा जाता है। लाल बहादुर शास्त्री जी आते हैं, बोलते हैं जय जवान जय किसान। यह नारा सैनिकों और किसानों के महत्व को दर्शाता है। उसके बाद विनोबा भावे आते हैं, जय जगत का नारा इन्होंने दिया। भूदान आंदोलन के ये प्रमुख नेता थे, विनोबा भावे। उसके बाद बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आते हैं, जिन्होंने वंदे मातरम बोला। ठीक है, राष्ट्रीय गीत राष्ट्रगान अपने उधर हमने आपको बता दिया, जनगण मन अधिनायक है रविन्द्रनाथ टैगोर, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल आते हैं, इन्होंने बोला कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ठीक है, उसके बाद लाला लाजपत राय आते हैं, इन्होंने बोलते हैं कि
मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा। ठीक है, लाला लाजपत राय जी ने ये नारा दिया। उसके बाद आते हैं मंगल पांडे, इन्होंने बोला कि मारो साले फिरंगी को। लाला मंगल पांडे ने ये नारा दिया। उसके बाद जयप्रकाश नारायण आते हैं, इन्होंने बोला कि संपूर्ण क्रांति होगी, अब संपूर्ण क्रांति होगी। जयप्रकाश नारायण ने 1970 के दशक में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। ठीक है, श्यामलाल गुप्त पार्षद जी आते हैं, इन्होंने बोला कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा गीत के रूप में जाना जाता है ये गीत, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। नारे याद करने की सबसे आसान ट्रिक, बोस खून दो आज़ादी लो, टैगोर जन गण मन, ठीक है, राष्ट्रगान, इकबाल सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, भगत सिंह साम्राज्यवाद का नाश हो। उसके बाद गांधी जी करो या फिर मरो, तिलक स्वराज, दयानंद वेदों की ओर लौटो। शॉर्टकट में एग्जाम के समय में आप ये पढ़ लेना। ये चीज़ हो गया। बाकी अब एमसीक्यू यहाँ से आ गया। देखिए नेक्स्ट अब थोड़ा क्लास अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में आगे का जो बचा चीज़ है नेक्स्ट क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, अब कोशिश करना कि मैं इसका पीडीएफ हो सकता है कल या परसों आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा। तो देखिए जिन लोगों को पीडीएफ लेना होगा, यदि आपको आपकी इच्छा होगी कि पीडीएफ हमको चाहिए, पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना। ठीक है, थोड़ी सी फ़ी है, देकर आप पूरे विषय का पीडीएफ ले लेना। अब हमारा फोकस क्या है कि मैं आपको मैथ अच्छे से पढ़ा दूँ। ठीक है, मैथ वाला जो पोर्शन है अच्छे से पढ़ा के समझा दूँ, ताकि आपको जो 25 नंबर के मैथ पूछे जाएँ उसमें से कम आप 20 तो बना ही लो आसानी से। 20 वो बन जाएगा। जीके के प्रश्न आप ये अगर हम पूरा पढ़ा देंगे, पूरा जीके सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जीके का ही वेटेज ज़्यादा है 45 नंबर। अगर हम इसको आपको अच्छे से पढ़ा देंगे तो ये 45 में से 30-35 भी आप बना लेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।